नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस में जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट दाखिल करने में फिर से देरी हुई। इसके पहले रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय बढ़ाया गया था। एसआईटी को 17 अक्टूबर को अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। बताया जा रहा है कि एसआईटी को हाथरस मामले की रिपोर्ट जमा करने में अभी कम से कम 3 दिन का वक्त लग सकता है। एसआईटी हाथरस मामले की जांच करके वापस लौट चुकी है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं है। असल में 14 सितंबर को हाथरस गैंगरेप कांड हुआ था, जबकि 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन के रवैये पर सवाल उठे थे। इन सब विवादों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई। वहीं सोने की तस्करी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन्नई कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक यात्री से 4.25 किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। वहीं आपको बता दें, एक दिन पहले भी चेन्नई एयरपोर्ट से ही कस्टम विभाग के अधिकारियों ने विदेश से तस्करी कर लाया गया 764 ग्राम सोना जब्त किया था, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई थी। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों छाई धुंध ने तमाम तरह के प्रदूषण को लेकर फिर से बहस को छेड़ दिया है। राजधानी और आसपास के इलाकों में दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करते जा रहे प्रदूषण के बीच पंजाब में पराली जलने का सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है और यहां के किसान प्रदूषण से निजात पाने के दिल्ली सरकार के इंतजामों और मंसूबों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। अमृतसर से लेकर मोहाली तक कई जगहों पर किसानों ने आज भी अपने खेतों में पराली जलाई और इस दौरान मोहाली के एक किसान ने कहा कि हम पराली को जलाने के लिए मजबूर हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हमें सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। हमारे पास मशीनरी और ट्रैक्टर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए नहीं हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के धारा 370 की बहाली के समर्थन में दिए गए बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। इसके अलावा राहुल गांधी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। पी चिदंबरम जी भी कश्मीर के उन देशद्रोही नेताओं की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए हैं जो कश्मीर से धारा 370 जो हिंदुस्तान के माथे पर लगा हुआ एक बदरुआ दाग था, जिसको नरेंद्र मोदी की साहसिक सोच ने हिंदुस्तान से खत्म कर दिया, उसको पुनः बहाल करने के सपने ले लिए। देश को पी चिदंबरम जैसे नेताओं और उनकी पार्टी कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया। अब राहुल गांधी की तो रिकॉर्ड पर मुझको लगता है सुई लगनी, रोज एक ही बात तो वो बार बार कोरोना की वजह से सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर असर आया है। लेकिन राहुल गांधी क्या जाने कि कोरोना क्या होता है और उसका कैसे कैसे सरकारों पर असर पड़ा है। शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इसके पहले परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। दरअसल
परिजनों ने कुछ मांगे रखी थी और कहा था कि मृतक का अंतिम संस्कार तभी किया जाएगा जब उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। बलविंदर सिंह के परिवार ने मृतक को शहीद का दर्जा देने की मांग की, तो साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, परिवार को Z+ सुरक्षा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। तो वहीं जिला प्रशासन ने परिवार को मांगे माने जाने का भरोसा दिलाया। प्रशासन की तरफ से मिले आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए माना। देखिए, जो कल कामरेड बलविंदर जी के डेथ हुई है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उसके ऊपर पंजाब पुलिस की तरफ से सेट बन गई है और सीनियर ऑफिसर्स की सुपरविजन, जी साहब की सुपरविजन के तहत वो सारा तफ्तीश चल रही है और बड़ी जल्दी ही जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे इसमें। तो परिवार की क्या डिमांड थी इसके लिए? नहीं, परिवार का कोई डिमांड नहीं, उनका सिक्योरिटी का एक उन्होंने अपना एक इशू बताया था और एक जॉब के लिए जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन SDM साहब उनकी तरफ से आए हुए थे, DC साहब से बात हुई है। उन्होंने जो बनता है ड्यू प्रोसेस के तहत उनका बच्चों का आगे वो मंडे को लिख के भेज देंगे, जो उसका सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ जो बनता होगा वो करेंगे। हमारी तरफ से उनकी वाइफ को पहले से ही जो एक PSO दे दिए गए हैं और आगे जो इंटेलिजेंस और सबकी तरफ से जो उस चीज़ को सिक्योरिटी थ्रेट का जो प्रोसेस होता है उसको असेस करके उसके बाद जो बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो सुरक्षा वापस ली गई थी ये कोविड के दौरान ली गई थी और ये पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एकदम जब कोविड-19 की सिचुएशन आई थी तो सभी के गनमैन वापस बुला लिए गए थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया और वो गनमैन वापस नहीं भेजे गए। तो अब उन्हें आज ऑर्डर कर दिए गए हैं और 3 गनमैन प्रोवाइड कर दिए गए हैं परिवार को। जो हमलावर थे उनकी पहचान हुई अभी तक? वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें जब भी कोई बताने वाली बात होगी तभी डिस्क्लोज किया जाए। सरदार बलविंदर सिंह की शहादत को उनकी सुरक्षा सिस्टम, अपने सुरक्षा सिस्टम को देखकर या उनकी रूह भी ये जरूर कहती होगी, हम बम्बों से नहीं डरे, हम मौत से नहीं डरे, हम आतंकवाद से नहीं डरे। हम डर गए तो राजनीतिक आतंकवाद से, पॉलिटिकल सिस्टम से, राजनीतिक गुलामी से डर गए, डर के चले गए। मैं तो यही कहूँगा, हम मौत से नहीं डरे, हम बम्बों से नहीं डरे, हम खूंखारी आतंकवादियों से नहीं डरे। मौत तो उन्होंने, हमने दोस्त माना, हम डरे हैं तो राजनीतिक सिस्टम से। उधर PDP नेता महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद से धारा 370 का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। एक बार फिर से इस मसले पर बहस छिड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा भारत माता के साथ गद्दारी की है। कांग्रेसियों ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तानी मानसिकता को जन्म देने वाली धारा 370 का समर्थन कर कांग्रेस के नेता P चिदंबरम ने बहुत बड़ा अपराध और पाप किया है। जो भाषा इमरान खान बोल रहा है, जो भाषा चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोल रहा है, वही भाषा कांग्रेस के ये नेता चिदंबरम बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन। उधर मुंबई में बांद्रा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बांद्रा कोर्ट में मुन्ना वराली और कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद ने याचिका दायर की है। इस मामले पर कंगना रनौत के वकील रजवान सिद्दीकी ने अपना पक्ष रखा। ट्वीट अगर आप बता रहे हैं और अगर ये कंपाइलेशन में है, ये कंप्लेंट में है, तब मैं इस पे खाली इतना बोल सकूंगा कि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये वर्ड अगर आप बोल रहे हैं क्योंकि वर्ड मुल्ला आया हुआ है, अगर आप इसको एसोसिएट करना चाहते हैं रिलीजन के साथ में, तो मुल्ला का एक्चुअल मीनिंग होता है एक रिलीजियस हेड, एक मौलाना। अभी इसको अगर आप पूरा सम अप करके देखेंगे तो इसके इंटरप्रिटेशन बहुत कुछ निकल सकते हैं, मगर क्योंकि मेरे पास वो अभी भी पर्टिकुलर्स है नहीं, तो इसलिए मैं आई थिंक इट्स बेस्ट दैट आई डोंट स्पीक अबाउट इट एट दिस स्टेज। अगर मेरे पास कंप्लेंट का कॉपी पूरा आ जाएगा विद द ट्वीट्स। वहीं कंगना रनौत पर FIR दर्ज करने के मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर कानून, न्यायालय कोई कार्रवाई किसी के ऊपर करती है तो मैं मानता हूँ कि कानून का आदर करना चाहिए, न्यायालय का आदर करना चाहिए। बीते दिनों जिस प्रकार से ट्वीट किया और न्यूज़ चैनल में कमेंट किए हिंदू कलाकार, मुस्लिम कलाकार लोग को लेकर, उसको लेकर याचिका की गई थी और उस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पर FIR होना चाहिए। कलाकार कलाकार होता है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बिहार चुनाव को लेकर तमाम बातें कही, तो साथ ही आरजेडी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा। दिन दिखाना चाहते हैं, जो विकास के पथ पर बढ़ता हुआ बिहार है वो रुकेगा नहीं, हम झुकेंगे नहीं। बिहार के जनता के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के साथ से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार के अंदर अपार सफलता प्राप्त करेंगे। और जैसे मैंने पहले प्रेस को संबोधित करते कहा था कि 2020 में 220 सीट टारगेट रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं और अपार बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। धारा 370 पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान के बाद सियासत गर्मा चुकी है। अब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी। कपट प्रकट हो गया, हिडन एजेंडा सामने आ गया। कांग्रेस चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। शर्मानी चाहिए कांग्रेस को, जो कश्मीर के धारा 370 जो हटी, जिसका सारे देश ने उत्साहपूर्ण स्वागत किया था, वर्षों का सपना साकार हुआ था, और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, पूरी तरह से एकीकरण हुआ था। कांग्रेस की इस हरकत ने अलगाववादियों को बल दिया है। अब ये बताए कांग्रेस कि वो किसके साथ है, आतंकवादियों के, पाकिस्तान के या चीन के? देश की जनता का भी। उधर बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट के स्ट्रीट हैंगर पर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद बिहार चुनाव के लिए राज्य में प्रचार कर लौटे थे। हादसा उनके हेलीकॉप्टर से बाहर निकल जाने के बाद हुआ। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जानकारी मिली कि रविशंकर प्रसाद के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जल संसाधन मंत्री संजय झा हेलीकॉप्टर पर सवार थे। तीनों नेता जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उस हेलीकॉप्टर के पंखे एयरपोर्ट निर्माण में लगे ऊपर के तार से उस वक्त टकरा गए जब हेलीकॉप्टर को पार्क किया जा रहा था। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में तेज रफ्तार का कहर सामने आया। फतेहाबाद में देर शाम गीजर खरीदने के लिए आए दो बाइक सवार व्यक्तियों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से कार चालक फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच को शुरू कर दिया। तो वहीं दोनों मृतकों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये भाई साहब कहा कि वो लड़के दोनों आए थे फतेहाबाद गीजर लेने के लिए शाम को। वो वापस जा रहे थे, गीजर तो लिया नहीं, वापस जा रहे तो बट्टूकला से गाड़ी आ रही थी, ढिंचरा के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी थी मान लो है ओवर स्पीड में थी और रॉन्ग साइड थी, साइज का लगभग 9 के आसपास था। अच्छा, ये दोनों की मौके पर मौत हो चुकी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में दशहरे वाले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को प्रदेश भर में मोदी के पुतले फूंके जाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा नारायणगढ़ दर्ज केस को लेकर 29 अक्टूबर को मोहड़ा जिला अंबाला में राज्य स्तरीय भारतीय किसान यूनियन की रैली निकाली जाएगी। 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक देश भर के नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे। ये मुख्य तौर पे तो जो पहले से प्रोग्राम 2 प्रोग्राम पहले से थे, दशहरे वाले दिन पुतले फूकने का और जो 5 तारीख है उसको 6 घंटे के लिए पूरे देश में हाईवे जाम करने का, वो एज इट इज़ है। और उसमें जगह हम नियुक्त कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे रोड जाम करेंगे और पूरे हरियाणा में ये होने हैं। और जो पुतले हैं वो सभी जगह फूके जाएंगे, मोदी जी के पुतले फूक।
वहीं कोविड-19 के खतरे को कम करने के लिए हिमाचल के कुल्लू जिले में संचेतना अभियान की शुरुआत की गई। संचेतना अभियान की नगर परिषद कुल्लू परिक्षेत्र में आज से व्यवहारिक शुरुआत की गई। कोविड-19 के खतरे को कम करने के उद्देश्य से कुल्लू के लिए संचेतना का शुभारंभ हाल ही में किया गया था। संचेतना एसीएफ से मिला जुला अभियान है और कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने में सहायक होगा। संचेतना को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही आशा और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। संचेतना जो हमारा एक अभियान, विशेष अभियान जो अब हमने माननीय जिलाधीश महोदय कुल्लू ने इसका शुभारंभ जो है 14 तारीख को किया। इस दिन जो है जो हमारे होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई थी उनकी बुकलेट को जारी किया गया। उसके साथ में पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो हमारी आशा वर्कर्स को दिए गए और संचेतना अभियान जो है माननीय जिलाधीश महोदय जो है स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रही हैं। आज हमने लोगों के 20 घरों में जाके लोगों का टेस्ट किया और ये हर शनिवार को ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। कोविड-19 को खतरे को रोकने के लिए जिलाधीश महोदय ने 14/10/2020 को सचेतना अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये अभियान कोरोना इन्फेक्शन को लड़ने के लिए कारगर साबित होगा। अभियान को सबसे पहले कुल्लू एमसी एरिया में ही चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी, आशा वर्कर। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस आने के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। 15 अक्टूबर से आधी क्षमता यानी कि 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए, लेकिन नोएडा में उस समय एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं खोले गए थे, जिन्हें आज नए नियम कायदों के साथ खोला गया। सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद आज से सिनेमाघर खोले गए। हालांकि आज पहले दिन कम ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। तो हमने ये देखा है कि पिछले 7 महीने से फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काम किया। इन्होंने बिना किसी छुट्टी के 12 से 14 घंटे पर दिन काम किया है। हम बात कर रहे हैं पुलिस वाले, म्युनिसिपल स्टाफ, इसके अलावा सारा मेडिकल स्टाफ जिसमें नर्स, कंपाउंडर्स, डॉक्टर्स हैं। तो हमारी एक बहुत ही छोटी भेंट है इनके लिए जिन्होंने इतनी मेहनत किया है। जो भी कोविड वॉरियर फ्रंटलाइनर आता है अगले 15 दिन के लिए, उनको और उनके साथ एक उनके पार्टनर को हम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मूवी दिखाएंगे। ये इसीलिए किया है कि जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो अब आइए और थोड़ा सा। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार ने ओडिशा को कोविड-19 के संकट से उबरने के लिए 22,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। इसमें पीएम गरीब कल्याण योजना, बुजुर्गों, दिव्यांग और अन्य लाभार्थियों के जनधन खातों में डाली जाने वाली राशि शामिल है।
प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार अपने लोगों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ओडिशा के लोगों को कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से बने मुश्किल हालात से बाहर लाने में मदद कर रही है। पंजाब के जिला संगरूर में किसानों की ओर से पराली को आग लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। किसानों का कहना है कि ये उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन नहीं जिससे इसको नष्ट किया जा सके। सरकार जो साधन मुहैया करवा रही है वह बहुत ही महंगे हैं और उनकी पहुंच से बाहर है, तो साथ ही उनके नतीजे भी अच्छे नहीं आ रहे। पिछले साल उन्होंने सरकार द्वारा दिए हैप्पी सीडर खेतों में चलाए थे, लेकिन उसका उन्हें कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि नुकसान हुआ है। जो पिछली गेल हैप्पी सीटर ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਟਰ ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2,10,000 ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 80%, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। वहीं रुड़की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां ट्रकों के फर्जी चेसिस नंबर बनाकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले के गिरोह का खुलासा किया गया। आपको बता दें, मनोज नाम का एक व्यक्ति रुड़की के ARTO विभाग में के ट्रक का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया था। ऑनलाइन चेक करने पर जानकारी मिली कि ट्रक पिछले साल भी रजिस्ट्रेशन के लिए लाया गया, जिसका नंबर जारी कर दिया गया। वहीं संदेह होने पर कार्यालय की तरफ से नेशनल रजिस्टर से मिलान करने पर पाया गया कि दोनों ट्रक के एक ही चेसिस नंबर हैं, जिसके बाद विभाग ने ट्रक बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि कंपनी ने इस चेसिस नंबर का कोई ट्रक निर्माण नहीं किया, जिसके बाद ARTO विभाग ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की और फर्जी चेसिस नंबर बनाने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2 ट्रकों को भी बरामद किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को स्टार प्रचारक बनाया गया है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए अब नवजोत सिंह सिद्धू प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आया है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने वाली 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वह जारी कर दी है। इसमें सबसे ऊपर राहुल गांधी को रखा है, जबकि उसके बाद मुकुल वासनिक और कमलनाथ का नाम है और इस सूची में प्रियंका गांधी को 6वां और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 7वां स्थान मिला। तो साथ ही आपको यह भी बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट भी प्रचार करते नजर आएंगे। तो यह बड़ी खबर, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल हुआ है। पूर्व मंत्री पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू, इनका नाम पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आया है। इस सूची में प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, कमलनाथ का नाम भी शामिल है। तो साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट भी प्रचार करते अब नजर आएंगे। वहीं सुबह कमलनाथ ने प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ पार्टी का चुनावों के लिए वचन पत्र जारी किया था। इसके पहले वचन पत्र में राहुल गांधी का फोटो नहीं होने से विवाद के बाद शनिवार सुबह दोबारा इसे जारी किया गया। अब राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी की फोटो इसमें शामिल है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए ANB न्यूज के संपादक जगतार सिंह भुल्लर भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने वाली 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है और इसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी शामिल है। अब वे प्रचार करते नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे कुछ ही दिन पहले जब बिहार की सूची आई थी स्टार कैंपेनर की, तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं था और काफी जो पंजाब में जो सिद्धू विरोधी जो लोग थे वो काफी खुश थे कि शायद
हाईकमान ने उनका पत्ता काट दिया, क्योंकि जब मोगा के गांव बदनी कला में ट्रैक्टर रैली हुई थी तो तब वहां स्टेज पे जो शो हुआ था तो उसको काफी लोगों का ये मानना था कि राहुल गांधी मंच पे बैठे थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कुछ बोला था, जो स्टेज की एक मर्यादा डेकोरम था, उसके कारण किरकिरी हुई है। और उसके बाद 2 दिन बाद जब बिहार की स्टार प्रचार की सूची आई तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं था, तो खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमा का भी खुश था। लेकिन आज जब मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए सूची आई तो निश्चित तौर पे जो नवजोत सिंह सिद्धू के विरोधी लोग हैं वो जरूर उनके लिए झटका होगा, और जो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को चाहने वाले हैं वो जरूर खुश होंगे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो तब उन्होंने वहां 70 के करीब रहा और वहां कांग्रेस सरकार बनाने में नवजोत सिंह सिद्धू का काफी बड़ा रोल माना जा रहा था। तो लगता है कि हाईकमान ने खास करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सोचा होगा कि वहां नवजोत सिंह सिद्धू की जो दलील है, जो अपील है, वो मध्य प्रदेश के लोगों को काफी प्रभावित करती है। तो ऐसे में उनका नाम शामिल किया गया। लेकिन अब ये नवजोत सिंह सिद्धू ने फैसला करना या नवजोत सिंह सिद्धू पर ही निर्भर करता है कि वो जाके उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैलियों का आयोजन किया जाएगा वहां अपना धुआंधार जो उनका स्टाइल है, सिद्धू बाणी के नाम से वो फेमस है, तो वो क्या वहां जाके चुनाव प्रचार के रैली में लोगों को संबोधन करते या नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धू वाणी का जो जादू है अब कितना चल पाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेन में नवजोत सिंह सिद्धू को भी शामिल कर दिया है। धन्यवाद जगतार जी तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ कर जल सत्याग्रह शुरू किया, तो वहीं इस दौरान आपकी महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। बताया जा रहा है कि सूबे में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर यह विरोध दर्ज करवाया गया, तो वहीं महिला कार्यकर्ता इस दौरान अपने हाथों में चूड़ियां थामे नजर आई। कि योगी जी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब वो एक महिला होकर के ये चूड़ी पहनेंगे तब उनको एहसास होगा कि एक लड़की का दर्द क्या होता है, एक महिलाओं का क्या दर्द होता है। वो ये पहनेंगे तभी एहसास होगा, क्योंकि माँ और इसमें माता पिता इतने परेशान हैं, इतने उत्साही मतलब कि दिक्कत में है कि अपनी बेटियां फील्ड में नहीं भेजना चाह रही हैं कि आए दिन बलात्कार, 4 साल की बेटियां, 5 साल की बेटियां, मतलब हर जिले में हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। और मोदी जी और प्रधानमंत्री जी दोनों चुप बैठे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि माताओं की दर्द क्या होता है। उसमें वो मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भीड़ जुटाकर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने और लोगों की जान को खतरे में डालने वाले भाजपा प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल, प्रद्युमन सिंह तोमर, कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार, सुनील शर्मा के खिलाफ धारा 188, 269 के तहत मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने उपचुनाव में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर मामले दर्ज करने के निर्देश दिए थे। 19 अक्टूबर को ग्वालियर पुलिस को कोर्ट में जवाब देना है। ये माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के निर्देशानुसार कलेक्टर ग्वालियर की तरफ से एक पत्र कल प्राप्त हुआ था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जहां पे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, विशेषकर 3 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर के मध्य ऐसी 5 घटनाओं का उल्लेख करते हुए कलेक्टर ग्वालियर का पत्र कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसपे से थानों को निर्देशित किया गया। शहर के 5 थानों में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पे कुल 5 FIR दर्ज की गई हैं, जो कि भारतीय दंड विधान और आपदा प्रबंधन। वहीं पंजाब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पंजाब बीजेपी के जनरल सचिव मलविंदर सिंह ने किसानों के समर्थन में आकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, इसके पहले भी कई बीजेपी के नेता किसानों के समर्थन में आकर इस्तीफा दे चुके हैं, और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में सिर्फ चेहरों की तलाश और जरूरत है, तब ऐसे इस्तीफों की वजह से पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में बीजेपी के कई नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं।
और इसी कड़ी में पंजाब बीजेपी के महामंत्री बलविंदर सिंह कंग ने इस्तीफा दे दिया। इस पर शियद नेता चरणजीत सिंह बराड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं समझदा है कि ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲਾਂਗ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ। यूपी के बरेली में 658 सहायक अध्यापकों का चयन किया गया, जिसमें से 50 को मौके पर ही नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री संतोष गंगवार पहुंचे। गंगवार ने समारोह में नवनियुक्त अध्यापकों को बधाई दी और साथ ही शिक्षा का महत्व बताया। तो वहीं जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जब से महत्वपूर्ण जीवन प्राथमिक शिक्षा है, जब नींव अच्छी होगी तभी विकास भी अच्छा होगा। स्कूल खुल जाएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे कि हमारे कितने बच्चे बढ़े हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता में हमें अभिवृद्धि करना सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षण की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो। इसके लिए हम लोग सब प्रयास करेंगे और हमारे शिक्षक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक का जो आत्म प्रेरित होकर अगर काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा गुणवत्ता हमारे बच्चों की। मेघालय की राजधानी शिलांग के बाईपास पर सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले 5 स्थानीय विक्रेताओं की मौके पर ही उस समय मौत हो गई जब एक अनियंत्रित ट्रक उन्हें तेज गति से कुचलते हुए आगे निकल गया। यह घटना शनिवार के सुबह आपको बता दें शिलांग बाईपास रोड पर हुई। पुलिस के अनुसार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5वें के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में ट्रक में जो ब्रेक है वो फेल होने के बाद पता चलती है। हालांकि असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शुक्रवार की रात बाइक से घर लौट रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह ग्रामीण निकले तो घटना की जानकारी हो सकी। क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या की खबर फैलते ही घटनास्थल पर काफी भीड़ जुट गई। घटनास्थल के आसपास खेत है। खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिवारजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। सीओ सदर अभिषेक कुमार, थाना अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी। दिनांक 17/10/2020 को थाना हरगांव पर मानिकपुर फतेहपुर के रहने वाले अजय पाल सिंह ने आके सूचना दी कि उनका भाई संतोष, जो कल दिन में हरदासपुर के रहने वाले रामस्वरूप की पत्नी को पायल दिलाने की बात कह करके घर से गया था, वापस नहीं आया। देर रात तक वापस न आने पर उनकी मां ने संतोष से बात की तो उसने कहा मैं अभी वापस आ रहा हूं, लेकिन रात भर वो घर वापस नहीं आया। आज सुबह लगभग 5:30 बजे रामस्वरूप द्वारा ये वादी के किसी रिश्तेदार को ये बात बताई गई कि उसका शव हरदासपुर के बाहर खेत में पड़ा है। इस सूचना पर वादी पक्ष वहां गया और जानकारी किया। जानकारी के बाद उनके द्वारा जो तहरीर थाने में दी गई है उसमें रामस्वरूप, जसविंदर और 2 अन्य। वहीं पंजाब के फरीदकोट के गांव कलेर में परिवार के 4 सदस्यों के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस को प्राथमिक पड़ताल के दौरान घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। वहीं आत्महत्या का कारण आर्थिक स्थिति खराब होना बताया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और आगे की जांच में जुट चुकी है। कल रात इन्हें अपने आप के उत्ते परिवार से केरोसिन तेल पा के सुसाइड कर लिया, डेथ हो गई है। ये बेसिकली राजस्थान का सीकर जिले रहने वाला तो उत्थे ये ब्रदर को असीं इनफॉर्म करता है, वो चले हुए है। फिलहाल 174 की कार्रवाई। एमपी के भोपाल में वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एरियर की राशि नहीं मिली तो कर्मचारी विधानसभा उपचुनाव के बाद विरोध प्रदर्शन कर सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कर्मचारी चुनाव की तिथि घोषित होने के पहले भी हड़ताल कर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अभी सरकार चुनाव कराने में जुटी हुई है, इस वजह से अभी
विरोध प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चुनाव के बाद मजबूत रणनीति बनाकर विरोध दर्ज कराएंगे और लंबित लाभ लेकर रहेंगे। तो साथ ही उन्होंने मांग की कि संविदा कर्मी को नियमित नहीं किया तो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दे रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड सरकार के राज्य में गुटखा प्रतिबंधों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में किरकिरी हुई है। दरअसल फरियादी फाउंडेशन की तरफ से झारखंड में गुटखा प्रतिबंध को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी और इस दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे खाद्य और सुरक्षा विभाग के विशेष सचिव चंद्र किशोर उरांव ने बताया कि झारखंड में गुटखा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि राज्य में गुटखा की बिक्री हो रही है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर दूसरे राज्यों से गुटखा आ रहा है तो उसे रोकने की दिशा में क्या उपाय किए गए, इसकी रोकथाम के लिए कैसे अधिकारी को लगाया गया है। यूपी के मैनपुरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति के अंतर्गत स्कूटी पर सवार होकर महिलाओं द्वारा स्कूटी रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिले के जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने झंडी दिखाकर किया। रैली जिला कलेक्टर से लेकर शहर के मुख्य मार्गों के अलावा शहर के बीचों बीच बने नगर पालिका और घंटा घर पर रैली का समापन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप शासन से नोडल नामित किए गए। हमारे जनपद में हमारी जो सीडीओ मैडम है उनको नामित किया गया है। कई जनपदों में अन्य जो वरिष्ठ अधिकारियों को नामित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता है, लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, शासन की मंशा है, समझें, महिलाओं का सम्मान करें, आदर भाव रखें और कहीं पर कोई भी घटना होती है सूचना दें तत्काल, ताकि तत्काल कार्रवाई किया सके। ठीक, कितने दिन का प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम चलता रहेगा। पंजाब के पटियाला में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। दरअसल थाना इंचार्ज ने बताया कि हमारी पुलिस पार्टी के गश्त के दौरान पुलिस ने 2 व्यक्तियों की तलाशी ली। तलाशी में उनके पास से 2600 नशे के कैप्सूल बरामद किए गए। ढिल्लों ने बताया कि हमने मामला दर्ज कर लिया है, कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी कि कहां-कहां इन्होंने ये नशे का सामान बेचा और कब से ये काम कर रहे हैं।
ਪੀਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ASI ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ SI ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਤੇ ਕਰਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉੱਥੇ 700 ਨੀਲੇ ਤੇ 1900 ਨਾਭੀ ਰੰਗ ਦੇ ਟੋਟਲ 2600 ਕੈਪਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ दर्ज करके थाना त्रिपड़ी विखे इन्हां दी अगे। वहीं MP के उज्जैन में माता हरिसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जिससे चलते यह स्थान शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। नवरात्रि में माता हरिसिद्धि के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ चलते हैं। देश विदेश से भक्त आते हैं और माता हरिसिद्धि से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता हरिसिद्धि भी अपने दरबार में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती है। इस नवरात्रि में कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं की संख्या कम है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एकमात्र भद्रकाली मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे, जहां माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। हालांकि मंदिर में कोरोना के नियमों का पालन भी किया गया। भद्रकाली मंदिर में सदियों से मिट्टी के घोड़े चढ़ाने की परंपरा है, जहां पर मिट्टी के घोड़े मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाए जाते हैं। नवरात्र महोत्सव देश की 52 शक्ति पीठों में से एक है। नवरात्र महोत्सव के पहले दिन से मां के भक्तों की आस्था देखने को मिलती है। जय माता दी। जैसे कि आज आप देख रहे हो, आज नवरात्र के पावन अवसर चल रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी संगत आई है सभी मास्क लगा के आई है। कोरोना की जो ये महामारी चल रही है जिससे सारा देश आज बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं महारानी से यहाँ पर आज आए हुए महारानी से यही अपील करता हूँ, माता रानी से कहता हूँ महारानी कि इस बीमारी से हमें जल्दी से जल्दी निजात दिलाओ। माँ दया करो, मेहर करो। जय माता दी। हरियाणा के यमुना नगर के जगाधरी की शांति कॉलोनी में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने रेड कर 7 घंटे तक फैक्ट्री को खंगाला और इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकली शराब, खाली बोतलें और शराब की पूरी फैक्ट्री का सामान मिला। वहीं पुलिस के अनुसार शराब की बोतलें बनाने वाली मशीन का भी निर्माण फैक्ट्री में किया जा रहा था। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शराब की पकड़ी गई थी, तो उसमें हम पिछले कुछ दिनों से जो उस फैक्ट्री को जो उसका मुख्य अपराधी था, जो इस सरकार की इस शराब के बनाने में जो शामिल था, तो उसके पीछे हमारी टीम थी। तो आज हमने उसको पानीपत से अरेस्ट। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में प्लॉट नंबर 108 में काफी समय से फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात कॉल सेंटर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान कॉल सेंटर में लगभग 60 से 65 लड़के और लड़कियां काम कर रहे थे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सभी को धर दबोचा। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से हार्ड डिस्क और लैपटॉप बरामद किए। यूपी के मुरादाबाद में आक्रोशित किसानों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। केंद्र सरकार कृषि कानून अध्यादेश लाई, जिसके बाद केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने किसानों से मुलाकात की और इस अध्यादेश को किसानों के हित में बताया था। लेकिन अध्यादेश आने के बाद किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, जिस पर आक्रोशित किसानों ने आज मुरादाबाद कमिश्नर के कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत मौजूद रहे और कई मांगों को लेकर धरना दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ जुल्म कर रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो पूर्ण रूप से गलत है। उसका असर आना शुरू हो गया है। जो धान है मुंजी वो 1300 रुपये पे 1200-1300 रुपये पे बिक रही है, तो ये अत्याचार नहीं है। जो मक्का है
वो 800 रुपये के आसपास बिक रही, बाजरा 1100 रुपये बिक रहा, गेहूँ 1400-1500 आ गया। तो ये तो दिखना शुरू हो गया, मंडियां बंद होंगी, एमएसपी बंद होगी और रिलायंस और अडानी यही पूर्ण रूप से सरकारों को खरीद के यही देंगे। अच्छा सर, भाजपा जो लगातार ये कह रही है कि नहीं ये किसान के हित में है, क्या कहें, किस तरह का प्रचार है? अच्छा, कैसे कहेंगे हित में? मतलब हमारा जो पिछले साल 2500 में बिक रहा था वो आज 1300 में बिक रहा, और ये फायदे का है? भाई आप बता दो, अगर ये फायदे का हो तो भाई हम। पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव खत्म करने को जारी बातचीत में चीन की दाल नहीं गल रही। उसने शर्त रखी थी कि पहले भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर एडवांस्ड पोजीशन से वापस जाए। भारत ने चीन से दो टूक कह दिया कि अगर सेनाएं हटेंगी तो दोनों तरफ से हटेंगी, एक तरफा एक्शन नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीनी अतिक्रमण का जवाब देने के लिए 7 जगह पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया। आपको बता दें कि आखिर में भारतीय सैनिकों ने चुशुल सब सेक्टर में अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से आगे जाकर एडवांस्ड पोजीशन पर पैठ बना ली थी। अब इस इलाके में भारत का दबदबा है, क्योंकि न सिर्फ उसकी नजर इस पर है, बल्कि आपको यह भी बता दें कि मोल्दो में चीनी टुकड़ी जो है उस पर भी उसकी निगाह है। इसी घटनाक्रम के बाद चीन के तेवर बदले हुए हैं। वहीं ताजा बातचीत में चीन चाहता था कि भारत पहले दक्षिणी तट की पोजीशन खाली कर दे। भारत ने मांग की थी कि एक साथ दोनों पक्ष झील के दोनों किनारों से पीछे हटे। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया लगातार उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है। शनिवार सुबह भी आर्मेनिया ने अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 घायल हुए। आर्मेनिया की ओर से दागी गई मिसाइल रहायशी इलाकों में गिरी, जिससे 20 से ज्यादा घर नष्ट हो गए और 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि लद्दाख के साथ कांग्रेस ने हमेशा सौतेला बर्ताव किया और इस क्षेत्र के विकास का ध्यान नहीं दिया। रेड्डी केंद्र शासित लद्दाख में लेह हिल काउंसिल के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहां शनिवार को रैली करते हुए रेड्डी ने कहा, लद्दाख में कांग्रेस को लोगों से वोट मांगने का कांग्रेस को क्या अधिकार है? 70 साल में उन्होंने लद्दाख को क्या दिया? उन्होंने भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति दी। कांग्रेस ने लद्दाख की सौतेली मां की तरह व्यवहार किया। लद्दाख के लिए जो भी पैसा केंद्र ने दिया, उन्होंने उसे लूट लिया। केंद्र में सरकार है, यूनियन टेरिटरी है, अगर इधर भी हमारा फुल पेड्जेड हिल डेवलपमेंटल काउंसिल आए तो तालमेल ठीक होगा, ठीक तरीके से विकास होगा। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये जिम्मेदारी प्रचार करने के लिए बोले हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ, पहले भी लोगों से मिलके बातचीत किया हूँ, सिविल सोसाइटी से वालों से बातचीत करके किया हूँ, और आने वाला दिन में इसको लेह लद्दाख के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, इसका जॉब्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और इस एरिया का जो भी लोगों का दिल में है पूरा वो फुलफिल करने का काम भारत सरकार ने करेंगे। इसलिए मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में गोपाल रावत को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके चलते शक्ति फार्म सभागार में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोपाल रावत का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तो साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गहनता से चर्चा की। इस मौके पर शक्ति फार्म के तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके पहले गोपाल रावत उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। हमारे जो शक्ति फार्म मंडल में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो जिला उपाध्यक्ष थे गोपाल रावत जी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे श्री नरेंद्र मानस जी के दिवंगत होने के पश्चात उनको वह पदभार उनको प्रेषित किया गया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के चर्चित बाराबंकी रेपकांड में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप और नृशंस तरीके से हत्या के मामले में रिशु सिंह नाम के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई थी। बाराबंकी में दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
इस केस को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह और पुलिस कप्तान ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। अभियुक्त से हुई विस्तृत पूछताछ के आधार पर उसका साथी ऋषिकेश सिंह उर्फ ऋषु सिंह उम्र 21 वर्ष पुत्र विशाल सिंह निवासी सेठ मऊ की घटना में संलिप्तता प्रमाणित हुई है। ऋषिकेश सिंह गांव में किराने की दुकान करता है। घटना के दिन दिनांक 14/10/2020 को अभियुक्त दिनेश द्वारा अपनी बहन का इलाज कराने के बाद गांव वापस आने पर ऋषिकेश ने ही उसे बताया कि मृतका उपरोक्त आज अकेले धान के खेत पर गई हुई है और उसके बाद से ही दोनों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध ढंग से घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में धारा 302, 376D आईपीसी सेक्शन 5G जे पॉक्सो एक्ट व 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर। वहीं हिमाचल में कुल्लू के बीजेपी प्रवक्ता आदित्य गौतम ने अपनी टीम के साथ कोरोना मुक्त बनाने का अभियान छेड़ा है। पहले नवरात्र में आदित्य गौतम ने वार्ड नंबर 9 से इसकी शुरुआत की। ये कार्य सुबह नवरात्र की पूजा अर्चना के बाद शुरू किया गया। इसके पहले आदित्य की टीम शहर के बहुत सारे वार्डों की सैनिटाइज कर चुकी है। वहीं आदित्य गौतम ने बताया कि अब ये समय है कि जब क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाए। कोरोना लॉकडाउन के बीच सारी संस्थाओं ने इसका अभियान छेड़ा, लेकिन जब कोरोना फैलने लगा तो सारी संस्थाएं गायब हो गई। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता आदित्य की टीम इस कार्य में जुटी रही। उन्होंने कहा कि नवरात्र में शुद्धि होनी चाहिए और देवभूमि में देवी देवता वास करते हैं। देवभूमि को कोरोना से मुक्त करवाना है। इसी उद्देश्य से यह दूसरे चरण का अभियान शुरू किया गया। शहर को कोरोना मुक्त बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन पर वार्ड नंबर 9 में भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने वार्ड नंबर 4-5 में सैनिटाइजर का कार्य किया है। इसी कड़ी में नगर परिषद के अन्य वार्ड भी सैनिटाइजर किए जाने हैं। कोरोना की इस संकट की घड़ी में हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का नारा सेवा ही संगठन है को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सांसद आजम खान के करीबी कुशलवीर सिंह के खिलाफ पुलिस ने 16 मुकदमों में विवेचना पूरी कर चार्जशीट लगा दी है। पिछले साल सांसद और उनके करीबियों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों से संबंधित 30 मुकदमे हैं, जिनमें 26 मुकदमे किसानों की ओर से दर्ज किए गए। इनमें सांसद के अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां के साथ ही 18 मुकदमों में इंस्पेक्टर कुशलवीर भी शामिल हैं। सपा शासनकाल में आले हसन यहां सीओ सिटी थे, जबकि कुशलवीर आजिम नगर थाना प्रभारी थे। आले हसन खां को पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कुशलवीर अभी आपको बता दें, अभी ये सेवा में है। नियमानुसार उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में चार्जशीट के लिए शासन से अनुमति मांगी गई थी। अनुमति मिलने पर पुलिस ने 16 मुकदमों में उनके खिलाफ चार्जशीट लगा दी। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि कुशलवीर के खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं और इनमें चार्जशीट के लिए अभी अनुमति नहीं मिल सकी है। तो वहीं अजीम नगर कुशलवीर सिंह के विरुद्ध 16 अभियोगों में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। विद्यालय में किसानों की जमीन अनधिकृत रूप से कब्जा करने में तत्कालीन थाना प्रभारी कुशलवीर ने जो विधि विरुद्ध आचरण किया था, उसके लिए उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे। शासन से 16 मामलों में अभियोजन अनुमति प्राप्त हो गई है और सभी 16 मामलों में आज आरोप पत्र विवेचक द्वारा किता कर दिया गया है, जिसे तत्काल माननीय न्यायालय में जमा करा दिया जाएगा। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित रामपुर पूर्वी पंचायत के महादलित टोला के वार्ड नंबर 14 के नाराज लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जहां की आबादी करीब 2000 के आसपास है। यह टोला लखनदेई नदी के किनारे बसा है। निचली बस्ती होने के कारण जहां हमेशा जल जमाव की समस्या बनी रहती है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक बीते कई सालों से उनके इलाके की सड़कों की हालत दयनीय है। बारिश के समय पूरे गांव में पानी भर जाता है। कई लोग तो अभी सरकारी स्कूल में शरण ले रखे हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 5 चोरों को अपनी गिरफ्त में लिया। गिरफ्तार चोरों के घर की जब तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में कैश समेत सोने के जेवरात जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस ने चोरी के तमाम सामानों को अपने कब्जे में ले लिया और चोरों से पूछताछ की जा रही है। ये थाना दादो क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना आई थी कि एक घर में रात को चोरी हुई है। उस संबंध में जब थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जब तलाश की गई तो उसमें कुछ लोग प्रकाश में आए। इनके नाम हैं आसीन, शाहरुख, आसिफ खां, मुन्ने खां और अकील। इन लोगों के पास से जब जामा तलाशी की गई और इनके घर पे और तलाशी ली गई तो काफ़ी भारी संख्या में सोना और नगद पैसा बरामद हुआ है। लगभग 1.5 किलो 24 कैरेट का सोना जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है और साथ ही लगभग 30 लाख रुपए नगद वो भी बरामद हुआ है इनके पास से और काफ़ी आभूषण भी बरामद। हरियाणा के महाराज अग्रसेन जयंती के मौके पर अंबाला में दशकों पहले बने महाराजा अग्रसेन चौक का नवीनीकरण करने के बाद विधायक असीम ने चौक का उद्घाटन किया। इस बार इस चौक पर आकर्षक फव्वारे भी लगाए गए। वहीं महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर विधायक असीम गोयल ने महाराजा अग्रसेन की विशाल मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू हुए विधायक असीम गोयल ने कहा कि पहले नवरात्रि और महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम किया गया और जिन्होंने पहले लोकतंत्र की स्थापना की उन महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जा रही है। विधायक ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की नीतियों पर चलकर समाज को स्वर्ग बनाया जा सकता है। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। जो शरदीय हमारे नवरात्रे हैं उनका आज पहला नवरात्र है। माँ भगवती हम सबके लिए आराध्य है और हम सबके जो अग्र शिरोमणि हम सबके आराध्य है, जिनके हम गर्व से कहते हैं कि वंशज हैं, ऐसे युग प्रवर्तक जिन्होंने एक तंत्रीय प्रणाली को छोड़कर समाज के अंदर लोकतंत्र को लेकर आए। पहले लोकतंत्र की स्थापना महाराजा अग्रसेन जी ने की। यूपी के हमीरपुर के मुस्कुरा खुर्द के रहने वाले सैकड़ों किसानों ने राठ नगर में बिजली विभाग में पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। उपभोक्ता किसानों ने बताया कि उनके कनेक्शन के पैसे ले लिए गए। वहीं किसानों ने कहा कि बिजली ना मिलने से उनकी फसलें भी तैयार नहीं हो पाएंगी। बगैर बिजली के पानी की सिंचाई नहीं हो सकती। जब इस संबंध में एसडीओ राठ एसपी मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बहानेबाजी करते हुए बताया कि इसकी शिकायत हमने ऊपर अधिकारियों से की है और जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। प्रधान मुस्कुरा खुर्द समस्या, किसानों की समस्या तो बहुत है। एक तो हमारे यहाँ से जो है ओड़ीरा फीटर है, ओड़ीरा फीटर है, पूरी जो है सैदपुर से पूरी लाइन जो है जर्जर है। लाइन आए दिन जो है टूटते हैं तार, आए दिन जो है किसानों का नुकसान होता है। कई बार जो है कागजों पे जो है लाइन भी चेंज हो गई। आज तक ना कोई खंबा ना कोई तार। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है बिहार से। तमाम दर्शकों को बता दें, दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसे जारी कर लिया गया है। प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम सबसे ऊपर है। प्रचारकों की सूची में आधे से अधिक बिहार के नेता हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी कर दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए हाल ही में जारी पहली सूची में संशोधन करते हुए नई सूची में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी के नाम जोड़े गए। पहली सूची में इन दोनों के नाम नहीं थे। नई सूची में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर रखे गए हैं। इस सूची में गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम भी शामिल हैं। तो आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची में पहले स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया है। दूसरे स्थान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो तीसरे स्थान पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह इस सूची में चौथे स्थान पर हैं और पांचवें स्थान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रखा गया है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बिलाल बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।